सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमें सेकंड सेमेस्टर बीकॉम में आता है उसका 2023 का जो रिसेंट पेपर एचआरएम का हुआ था उसका सेक्शन बी को डिटेल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 4 क्वेश्चंस हमें आते हैं जिसमें से हमें 2 करने होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। हमने इस वीडियो में 15 मार्क्स के जितने भी 4 क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सारे के सारे किए हैं। तो आपको वैसे 2 करने होते हैं बट आपको 4 के 4 यहाँ पे करने हैं बिकॉज उनमें से क्या है कोई भी रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो आपको सारे ढंग से करने हैं। हमने सेक्शन बी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। हमने ऑलरेडी सेक्शन ए है जो वो डिटेल में कवर अप किया है, उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी सेक्शन ए के जहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपको आते हैं वो हमने सारे के सारे क्या है सॉल्व किए हैं। आपको उसमें से 4 करने होते हैं, हमने 6 के 6 वहाँ डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस पीडीएफ। ये सेक्शन बी है, सेक्शन सी भी क्या है इसके बाद आ जाएगा, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग समझना। कह रहे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एचआरएम, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं पीपल को, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल हु वर्क फॉर अ कंपनी। जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या है हम मैनेज करते हैं, वैसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एचआरएम। तो एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल हु वर्क फॉर अ कंपनी, ठीक है। इट इन्वॉल्व टास्क, इसके अंदर कौन कौन से टास्क आते हैं, लाइक हायर करना है एम्प्लॉय को, ट्रेन करना है उन्हें, ठीक है, उनकी सैलरी को सेट करना है, ठीक है, अगर कोई उनको इशू आ रहा है तो उसको क्या है कैसे डील करना है वो इसमें आता है, ठीक है। मेक श्योर करना है कि जो कंपनी है मेक श्योर द कंपनी फॉलो रूल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ये भी देखना है कि कंपनी सारे के सारे रूल फॉलो करे जब एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग जो भी है, ठीक है। तो क्या है इसेंशियली क्या बोल रहे हैं, एचआरएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो एचआरएम है वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए अगर वो रिलेटेड टू एम्प्लॉय है तो कंपनी के, ठीक है। फ्रॉम देयर रिक्रूटमेंट, कहाँ से लेके उसके रिक्रूटमेंट से लेके उसके रिटायरमेंट तक, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब के लिए एचआरएम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बार मैं ब्रीफ दे दूँ यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं एचआरएम सबसे पहले एक प्रोसेस है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं पीपल को जो काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। इसके अंदर कौन कौन से टास्क आ सकते हैं, लाइक हायरिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग दैम, सेटिंग देयर सैलरीज, डीलिंग विद एनी इशू अगर कोई अराइज होता है, मेक श्योर करना कि कंपनी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। तो एचआरएम क्या है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर वो मैटर क्या है रिलेटेड टू एम्प्लॉय है कंपनी के, ठीक है। अगर हम रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का देखें तो ओके, आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। और कैसे लिखना है इसको, तो कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिसमें हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को जो कि क्या है पीपल हैं। इट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है हमें कोऑर्डिनेशन करवानी है ऑल एस्पेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से होती हैं, जैसे उनके रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक, उनके ट्रेनिंग तक और डेवलपमेंट तक, उनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तक एंड कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन तक, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शंस और स्कोप। तो सबसे पहले हम स्कोप को डिस्कस करेंगे, देन हम फंक्शंस में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टाफिंग। कह रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, फिर सेलेक्ट करना, हायर करना एम्प्लॉय को अलग अलग पोजीशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस पोजीशंस होती हैं जो। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कह रहे हैं एचआरएम इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है ना वो रिसीव करे नेसेसरी ट्रेनिंग परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब को इफेक्टिवली, ताकि क्या है एंड हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल इन्हांसमेंट, उनको क्या है अपॉर्चुनिटीज़ देना कि उनकी स्किल ये कह सकते हैं इन्हांस हो, उनकी करियर डेवलपमेंट हो, ठीक है। थर्ड है हमारा कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एचआरएम रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रिंग करने के लिए कंपिटिटिव सैलरी हो हमारे एम्प्लॉयज़ की, उनके कैसे बेनिफिट पैकेज होंगे ताकि अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके हम टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय रिलेशंस। तो क्या बोल रहे हैं एचआरएम है जो वो मैनेज करती है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस करती है अगर कोई भी इशू आ रहा है, जैसे कि अगर कोई कंप्लेंट है कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि एचआरएम इस्टेब्लिश करती है सिस्टम कि कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे देखना है हमें अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, ठीक है। सेट करते हैं यहाँ पे गोल, प्रोवाइड इसमें हम फीडबैक लेते हैं और रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है, उन्हें। एचआर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। कह रहे हैं एचआरएम एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन एंड डेवलप करते हैं स्ट्रैटेजीज ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टैलेंट क्या है राइट टाइम पे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है एचआर पॉलिसीज एंड कंप्लायंस। एचआरएम डेवलप करता है एंड इन्फोर्स करता है जो भी पॉलिसीज है प्रोसीजर्स है ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो कंपनी है वो लीगल कंप्लायंस को फॉलो करे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। एचआरएम फोकस करता है कि हमें क्रिएट करना है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जहाँ एम्प्लॉय फील करे कि हाँ मोटिवेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एचआरएम क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैसिलिटेट करने में ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव में, जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया एंड रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, सॉरी, एंड कल्चरल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो फंक्शंस देख लेते हैं हम इसमें। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो फंक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके अंदर क्या हमें फाइंड करना है, अट्रैक्ट करना है, हायर करना है सूटेबल कैंडिडेट्स को अपनी जॉब ओपनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई है। एचआरएम क्रिएट करता है जॉब डिस्क्रिप्शन को, एडवर्टाइज करता है वैकेंसी को, स्क्रीन करता है रिज्यूमे एंड कंडक्ट करवाता है इंटरव्यू और सेलेक्ट करता है बेस्ट कैंडिडेट को। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआरएम इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय हैं जो उनको नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए अगर क्या है कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि वो अपनी जॉब को क्या है इफेक्टिवली परफॉर्म करे। इसके अंदर हो गया कि आइडेंटिफाई करना पहले कि ट्रेनिंग नीड्स कितनी है, फिर डिज़ाइन करना, डिलीवर करना ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ करियर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। देन है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। एचआरएम डिज़ाइन करता है और एडमिनिस्टर करता है कंपनसेशन और बेनिफिट, ताकि बेनिफिट पैकेजेस ताकि अट्रैक्ट हो, मोटिवेट हो, रिटेन हो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक इसमें डिटरमाइन करते हैं सैलरी लेवल हो गया, प्रोवाइड इंसेंटिव कैसे करना है, ठीक है, बेनिफिट्स देने हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, ये सब। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन रिलेशन। तो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय रिलेशन में क्या आ रहा है कि जो एचआरएम है वो मैनेज करता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, हो गया कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, इसके अंदर आ गया जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉय का कोई कंसर्न है, ठीक है, और रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, और प्रमोट करना है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को थ्रू कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एचआरएम इस्टेब्लिश करता है ऐसे सिस्टम जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को या फिर कंपनी के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, और उन्हें प्रोवाइड करते हैं फीडबैक भी। ठीक है, इसमें हम जैसे कि सेट करते हैं कि इतने परफॉर्मेंस गोल हैं हमारे, ठीक है, और फिर रेगुलर हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, ठीक है, और जो मतलब अच्छे से अगर हुआ तो हम रिवॉर्ड भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एचआर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। एचआरएम एंटिसिपेट करता है फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के और उस अकॉर्डिंग फिर डेवलप करता है स्ट्रैटेजीज को, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि राइट पीपल हमारे पास हो राइट पोजीशन के लिए राइट टाइम पे। ठीक है, फिर आ गया एचआर पॉलिसीज़ एंड कंप्लायंस। एचआरएम डेवलप करता है और इन्फोर्स करता है पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो कंप्लायंस है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के वो हम फॉलो करें। ठीक है, इसके अंदर आ गया जैसे पॉलिसी हो गया रिलेटेड टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। एचआरएम फोकस करता है क्रिएट करने में एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे एम्प्लॉय फील करे कि हाँ भाई वो भी मतलब वो फील करे मोटिवेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एचआरएम सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को और डेवलपमेंट इनिशिएटिव को। ठीक है, इसका ये एम होता है कि भाई इंप्रूव करना है हमें परफॉर्मेंस और अचीव करना है स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आ गया जैसे कोई चेंज आया जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमें क्या है 15 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन छुपे हैं 5 मार्क्स के। आपसे मीनिंग पूछ लेंगे, एचआरएम का स्कोप पूछ लेंगे, या फिर आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग देखेंगे, देन उसके बेनिफिट देखेंगे, फिर लिमिटेशन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ जैसे पूछा गया, एंड फिर देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स है जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए जाते हैं मैन पावर प्लानिंग को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम एचआरपी भी बोलते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फॉरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड कितनी है। ठीक है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि इट हैज़ द राइट पीपल। ठीक है, कि मतलब कंपनी के पास राइट पीपल हों राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे। ठीक है, तो आज अगर आप फ्यूचर को देखते हुए फोरकास्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, एस्टिमेट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड है, ठीक है, ताकि हम क्या करें उस टाइम राइट पीपल को राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे लेके आ सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, तो अब हम इसके देखते हैं बेनिफिट, लिमिटेशन और स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है बेनिफिट देखेंगे। तो देखो बेनिफिट ना आपको 5 मार्क्स में भी पूछा गया है वैसे। ठीक है, तो आपको क्या है बेनिफिट पूछ ले, लिमिटेशन पूछ ले, तो आपको सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या है डिफरेंस, ये मीनिंग तो देना ही देना है। देन उसके बाद क्या आप इसके बेनिफिट दोगे, अगर बेनिफिट पूछे हैं, लिमिटेशन दोगे तो अगर लिमिटेशन पूछे हैं तो लिमिटेशन दोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटिसिपेटिंग फ्यूचर नीड। तो बेनिफिट क्या है इसका, एचआरपी करके आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की है तो मतलब आपने एंटिसिपेट कर लिया फ्यूचर की नीड, है ना। तो क्या बोल रहे हैं जो एचआरपी है ना, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की एंटिसिपेट करने में कि कितनी फ्यूचर स्टाफिंग नीड है। ठीक है, अच्छा अब वो एंटिसिपेट कर रही है पर किस बेसिस पे कर रही है, किस फैक्टर्स पे कर रही है, लाइक कितनी ग्रोथ प्रोजेक्शन है उनकी, कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, ठीक है, या फिर कोई चेंजेस आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उस बेसिस पे क्या है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करते हैं। सेकंड है ऑप्टिमाइजिंग वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो इससे क्या है, बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स बिटवीन करंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं गैप कि करंट और फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, इनके बीच में गैप क्या है। ठीक है, तो एचआरपी क्या अनेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो क्या है ऑप्टिमाइज कर सके अपनी वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन को और अवॉइड कर सके अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग जैसी सिचुएशंस को। ठीक है,
थर्ड है हमारा, सेकंड तो हो गया हमारा, थर्ड है फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रोएक्टिवली रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है, एंड रिटेन करके रख सकते हैं अपने टैलेंटेड एम्प्लॉय को। कैसे? वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी स्किल शॉर्टेज है एंड वो इंप्लीमेंट करते हैं ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज ताकि वो अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके अपने की टैलेंट को। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उस अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अलाइन करता है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, मतलब जिस अकॉर्डिंग हम, जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस अकॉर्डिंग ही हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाएंगे ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो कंट्रीब्यूट करे अच्छे से हमारे अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। देन इन्हांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो एचआरपी है वो अनेबल करती है हमें ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रिस्पॉन्ड करे क्विकली अगर कोई भी मार्केट में चेंज आता है, मार्केट की कंडीशन में चेंज आता है, क्योंकि हमने इनको देखते हुए ही प्लानिंग की थी, ठीक है। एंड बिजनेस नीड में, बिजनेस को कोई और मतलब उसकी नीड में, ठीक है, बिजनेस नीड क्या है, बाय हैविंग अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल वर्कफोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल वर्कफोर्स होती है इन प्लेस। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन। अब हम लिमिटेशन देखते हैं, तो देखो अगर आपको एडवांटेज आ जाएगा तो अपने एचआरपी की मीनिंग दे देना है, देन फिर जो हमने अभी पॉइंट्स किए उसका डायग्राम बना के इनको एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब हम लिमिटेशन देखते हैं, ऑल्दो अभी हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 15 मार्क्स में आया था हमें, तो अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं। तो आपको ये भी आप डायग्राम में बना सकते हो, ठीक है। तो 15 मार्क्स में भी आपको ये डायग्राम में बनाना है, जब एडवांटेज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका डायग्राम, और जब लिमिटेशन कर रहे हो तो उसका डायग्राम, ओके। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहे हैं कि एचआरपी इन्वॉल्व प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन कर रहे हो ना, अब जो प्रिडिक्शन है वो आप एक्यूरेटली कर रहे हो। अब प्रिडिक्ट करते हैं हम, एस्टिमेट करते हैं ना, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वैसा ही होगा, है ना कहीं क्या है, मतलब ये चैलेंजिंग हो जाता है ना, कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं, है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़। तो उससे हमारा इनएक्यूरेट फोरकास्ट। कह रहे हैं जो एचआरपी है वो रिलाई करता है एक्यूरेट डेटा पे और अजम्पशंस पे फ्यूचर नीड्स की, बट अगर हमारा जो फोरकास्ट है वो हो सकता है इनएक्यूरेट हो, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट में क्या है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं ना, इस बेसिस पे। फिर क्या है, कॉस्ट एंड टाइम कॉन्स्टेंट। एचआरपी में रिक्वायर होता है कि अच्छा खासा क्या है, रिसोर्सेज लगते हैं, अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि एनालाइज करना होता है, ट्रेंड गैदर करना होता है, डेटा डेवलप करना होता है, प्लान, जो कि कॉस्टली भी पड़ता है कहीं ना कहीं और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना, तो उनको तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए, या कुछ फैक्टर्स हम तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे तो हम क्या है प्लान बना सकते हैं, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या है एक्सटर्नल होते हैं, उसको आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अब हम देखते हैं स्टेप्स टू मेक मैन पावर प्लानिंग मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो और इफेक्टिव कैसे बनाई जा सकती है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें अलाइन करना है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के साथ। कह रहे हैं हमें ये इंश्योरिटी बनाए रखनी है कि जो एचआरपी है वो अलाइन करे, वो मैच करे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड बिजनेस प्लान टू सपोर्ट ओवरऑल गोल, ताकि क्या है हमारा सपोर्ट हो सके ओवरऑल गोल। नेक्स्ट है यूज डेटा एनालिटिक्स। क्या कह रहे हैं कि यूटिलाइज करना चाहिए हमें डेटा एनालिटिक्स एंड वर्कफोर्स प्लानिंग टूल्स होते हैं जो हमारे पास, ताकि हम क्या है गैदर कर सके एक्यूरेट डेटा, एनालाइज कर सके ट्रेंड को, ठीक है, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अबाउट फ्यूचर वर्कफोर्स नीड, ठीक है। थर्ड है इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। तो क्या कह रहे हैं कि हमें की स्टेक होल्डर्स को क्या है इन्वॉल्व करना कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि सीनियर मैनेजमेंट हो गए, एचआर प्रोफेशनल्स हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, एंड इन द एचआरपी प्रोसेस, ताकि क्या है हम कहीं ना कहीं सारा का सारा हमारे पास क्या है सबकी इन्वॉल्वमेंट होंगी, सब अपने सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। कह रहे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए एचआरपी के आउटकम्स को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन से पोटेंशियल गैप हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी डेविएशंस आई है जिनको हम क्या है अगर मतलब वो एडजस्ट कर सके, ठीक है, टाइमली। नेक्स्ट है फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। हमें क्या है बिल्ड करना चाहिए ऐसा प्लान जो क्या है फ्लेक्सिबल हो, ताकि क्या है कोई भी चेंजेस कल को आए बिजनेस कंडीशंस में, ठीक है, या अनफोर्सिन इवेंट हो, इकोनॉमिक डाउन टर्न आ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो हम क्या है कहीं ना कहीं हम अपने प्लानिंग जो हमने की है उसको क्या है एडजस्ट कर सके, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कह रहे हैं इन्वेस्ट करना चाहिए हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, ताकि हम बिल्ड कर सके स्किल एंड अडेप्टेबल फोर्स, ठीक है, जो कि कैपेबल हो मीट करने के लिए फ्यूचर बिजनेस नीड्स को। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कह रहे फोस्टर करनी चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को बिटवीन एचआर और अदर डिपार्टमेंट, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो एचआरपी अलाइन हो हमारी विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा। क्या था हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसको हमें एक्सप्लेन करना था, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में किया, तो अगर वो भी नहीं देखा आपने तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इधर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एचआरपी देख रहे हैं, उसका बेनिफिट देख लिया हमने, उसकी लिमिटेशन देख ली और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। करते इस क्वेश्चन को, जॉब स्पेसिफिकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल्स,
knowledge, experience and personal attributes required for a specific job within an organization। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक जॉब है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, अगर वो जॉब में अगर हमें किसी पर्सन को लाना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या पर्सनल एट्रीब्यूट चाहिए हमें इस स्पेसिफिक जॉब के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अगर उसके बारे में सब डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो उसे ही बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब जॉब के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पर्सन की, क्या स्किल होनी चाहिए, नॉलेज, क्या एक्सपीरियंस, पर्सनल एटीट्यूड, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इसमें क्या बोल रहे हैं, इट आउटलाइंस द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये हमें ये बताते हैं कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए अगर उसको सक्सेसफुली परफॉर्म करना है अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस जॉब में, ठीक है, जो इस जॉब में होंगी, ठीक है। और देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा क्वालिफिकेशन। कह रहे क्वालिफिकेशन के अंदर ना कुछ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुछ डिग्री, सर्टिफिकेट या लाइसेंस, ठीक है, जो जॉब एज पर जॉब रिक्वायरमेंट अगर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, स्किल्स। अब स्किल्स में क्या आ रहे हैं, कह रहे जॉब स्पेसिफिकेशन बताती है कि कौन सी स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए इस जॉब के लिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, ठीक है, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। तो एज पर जॉब रिक्वायरमेंट कौन सी स्किल्स चाहिए, ठीक है। थर्ड, एक्सपीरियंस। कह रहे जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करता है कि कितनी अमाउंट एंड कितना टाइप ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए इस जॉब में, ठीक है। दिस कुड इंक्लूड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग सकते हैं वो, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज। तो क्या बोल रहे हैं, दिस रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होना होगा, आपको उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इट में इंक्लूड नॉलेज ऑफ जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। अगर किसी जॉब में पर्टिकुलरली अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए, टेक्निकल नो हाउ क्या है वो पता होने चाहिए, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, तो ये आता है नॉलेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट क्या बोल रहे हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल एट्रीब्यूट, ठीक है, और क्वालिटी, जैसे पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है किसी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना कि आपको पर्सनल एट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है। दिस कुड इंक्लूड जैसे क्वालिटी हो गया, अटेंशन टू डिटेल हो गया, लीडरशिप एबिलिटी हो गया, टीम वर्क हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी जॉब के लिए। देन है फिजिकल रिक्वायरमेंट, इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होगी किसी जॉब के लिए तो वहाँ पे ये भी मेंशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर कभी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी अगर एप्लीकेबल हो तो होती है, जैसे कि एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर स्टैंड लंबे समय तक क्या है आपको खड़े रहना है, ठीक है। तो ऐसे अगर कभी किसी जॉब रिक्वायरमेंट में होता है तो ये स्पेसिफिकली मेंशन हो जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, अब अगर हम देखें तो कह रहे हैं ओवरऑल जॉब स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है क्लियर और डिटेल आउटलाइन बता देती है कि क्या क्या इस जॉब के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या, स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना पर्सनल एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएबल टूल दे रहा है कि आप कैसे रिक्रूट करोगे, सिलेक्शन करोगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस करोगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अब देखो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन होगी तो उस अकॉर्डिंग क्या हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे, है ना, ताकि इंश्योरिटी रहे कि भाई राइट कैंडिडेट हम हायर करें, ठीक है, एंड दैट एम्प्लॉय आर एबल, और जो हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हायर कर रहे हैं हम हायर, तो वो क्या है, जो एम्प्लॉय है वो एबल टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब ड्यूटी। उसके अंदर अगर उस जॉब को परफॉर्म करने की सारी रिक्वायरमेंट जो मेंशन है डिस्क्रिप्शन में वो है, तो वो ईजिली क्या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। तो आपको क्या है जॉब एनलार्जमेंट को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जॉब एनलार्जमेंट इज लाइक एडिंग मोर फ्लेवर टू अ डिश, कि डिश है ना उसमें और ज़्यादा क्या है फ्लेवर डाल रहे हो, ठीक है। इसी को हम क्या है रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन टास्क, एक टास्क आपके पास है, इसके जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोई मतलब आपका कोई वर्क है, आप वो परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन टास्क टू डू एट वर्क यू गेट टू डू अ वेराइटी ऑफ टास्क। आपको क्या है वेराइटी ऑफ टास्क दिया जा रहा है, ना कि सिर्फ एक ही टास्क दिया जा रहा है आपको काम करने के लिए। इट इज़ लाइक इसमें क्या हो रहा है, एडिंग मोर इंग्रीडियंट्स, आप और चीज़ें नई नई चीज़ें डाल रहे हो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इसमें क्या है एडिंग मोर फ्लेवर टू अ डिश, डिश है, डिश में जो डलता है वो तो डलता है पर उसमें और फ्लेवर्स डाल रहे हो आप, है ना, अलग अलग चीज़ें क्या है उसमें डाल रहे हो। तो वही है कि काम एक कर रहे हो पर अब इसमें जॉब इनलार्जमेंट में क्या हो जाता है, आपको और टास्क दिए जाते हैं, वेराइटी ऑफ टास्क दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है इट इज़ लाइक एडिंग मोर इंग्रेडिएंट टू योर जॉब टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ताकि क्या है जो आपका वर्क है, जो आपकी जॉब है वो क्या है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने एंड चैलेंजिंग बने, ठीक है। दिस कैन मेक वर्क मोर इंजॉयबल, इससे क्या है जो काम है वो क्या है और इंजॉयबल होता है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द सेम वर्क, क्योंकि आप क्या हो सेम वर्क नहीं कर रहे हो ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, बार बार एक नहीं कर रहे हो, आपको क्या है नई नई टास्क दिया जा रहा है, ठीक है।
और देख लेते हैं इसका मीनिंग। तो क्या कह रहे हैं कि जॉब एनलार्जमेंट इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो जॉब एनलार्जमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, तभी हम इसको इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका एम क्या होता है कि इंक्रीज करना है हमें स्कोप ऑफ जॉब बाय एडिंग मोर टास्क, की जो जॉब है ना उसका स्कोप और हमें क्या है बढ़ाना है। कैसे? ऐड करो मोर टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें, ठीक है। द गोल ऑफ जॉब एनलार्जमेंट, इसका जो गोल है वो क्या है कि इज टू मेक जॉब मोर चैलेंजिंग, कि जो जॉब है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो और फुलफिल करे एम्प्लॉय एंड फुलफिलिंग फॉर एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग दैम विद अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ टास्क, की एम्प्लॉयज़ को भी क्या है ये वो इंटरेस्टिंग हो उनके लिए वो, ठीक है। ग्रेटर वैरायटी ऑफ टास्क उसमें क्या है दिया जाता है ताकि वो परफॉर्म करे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या बेनिफिट्स हैं इसके जॉब एनलार्जमेंट के। तो कह रहे हैं एडिंग वैरायटी, इसमें क्या है वैरायटी ऐड कर देते हैं हम। जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व करता है इसमें एक्सपैंड करते हैं हम रेंज ऑफ टास्क एक्टिविटी होती है जो, ठीक है। तो इसमें और दिया जाता है ताकि क्या है अगर आप रोज़ एक एक काम करके अगर आपको मतलब डेली रोज़ एक एक काम ना करना पड़े तो वैरायटी ऑफ काम आपको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्हांस स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है नए नए टास्क को आप ट्राई करोगे, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेगी तो क्या है इससे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मतलब वो मिलेगा आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो इससे क्या होगा आपकी स्किल और कैपेबिलिटीज़ भी क्या है बढ़ती हैं, ठीक है। और आप रेडी हो जाते हो कि अगर आपको क्या है ऐसा काम करना पड़े, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तो आप मतलब ये कह सकते हैं अलग अलग वैरायटी कर रहे हो, ठीक है। पर कल को क्या है अगर आपकी प्रमोशन हो गई और वहाँ पे अगर वो काम हुआ है ना तो आप फिर इजीली कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने जॉब एनलार्जमेंट में क्या है वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट, कह रहे ऑफर करना एक ब्रॉड रेंज ऑफ टास्क इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई हमें भी मतलब कि टास्क मिल रहा है, ठीक है, हमें भी उसको अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है। तो ये सब फिर है रिड्यूसिंग वर्कलोड मोनोटनी, कह रहे जब एक बार एक ही काम कर करके अगर आप थक भी जाते हो तो उससे क्या है फिर अगर इसमें क्या है जॉब इनलार्जमेंट में से आपको क्या होगा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, इंटरेस्टिंग होगा, चैलेंजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे क्या होता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाती है ना, तो जॉब इनलार्जमेंट क्या है कहीं ना कहीं हायर जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है फील करवाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है इंटरेस्टिंग रोल दिए जाते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कह रहे जॉब इनलार्जमेंट इंकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो डेवलप करे ब्रॉडर स्किल और सेट, ठीक है, एंड अडेप्ट करे टू चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन बेनिफिशियल इन डायनामिक वर्क, डायनामिक वर्क वही होता है कि कल को अगर आपको ये काम करना पड़े जो आप नए नए काम सीख रहे हो ना वो करना पड़े तो आप इजीली क्या है अडेप्टेबल हो जाओ, उसको इजीली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी ना कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी जॉबिंग क्या होती है? कह रहे इमेजिन करिए जैसे कि ट्रेडिशनल जॉब रोल होते थे, वहाँ पे क्या होता था कि ईच पर्सन हैज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क, हर एक बंदे को क्या है एक टास्क दिया जाता था, उसको वो काम करना होता था, ठीक है। अब with the dejobbing those boxes are taken away, instead employee having more freedom to do a wider range of task। अब इसमें क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क नहीं दिया जाता, उनको क्या है मोर फ्रीडम दे दी जाती है कि आप वाइड रेंज ऑफ टास्क कर सकते हो, ठीक है। दैट माइट नॉट फिट नीटली इनटू वन जॉब डिस्क्रिप्शन, बेशक वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो या ना करती हो, आप और काम भी कर सकते हो। इट इज़ लाइक इसमें क्या हो रहा है ब्रेकिंग डाउन द वॉल्स, इसमें क्या है जो आपकी एक बाउंड्री बनाई थी ना कि यही दायरा है, इसी में रह के आपको काम करना है या ये पर्टिकुलर काम करना है, इसमें आप क्या कर रहे हो उससे बाहर जाके क्या और काम भी कर रहे हो, ठीक है, और अच्छे से वर्क ज़्यादा कर रहे हो कोलैबोरेटली, मतलब किसी के साथ मिलके और क्रिएटिवली, ठीक है। जो ये अप्रोच है ना इससे होता क्या है ना मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्किल होता है और रिसोर्सेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो अडेप्ट कर रहा है डिफरेंट टास्क को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब और देख लेते हैं हम, तो मीनिंग में क्या बोल रहे हैं, डी जॉबिंग इज लाइक रिमूविंग द वॉल, तो हमने क्या है वॉल को हटाया बिटवीन डिफरेंट टास्क, जो हमको क्या है टास्क दिया हुआ था कि आपको यही करना है, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन टू डू ओनली वन जॉब, एक पर्सन एक ही जॉब कर रहा है, इस ये कंसेप्ट हटा के यहाँ पे क्या किया जाता है एवरी वन कैन पिच इन एंड डू अ वैरायटी ऑफ टास्क, हर कोई बंदा क्या है वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है बेस्ड ऑन व्हाट नीड टू बी डन, जो उसको लगे कि वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, ठीक है। फिर इट इज़ लाइक हैविंग अ टीम, ये क्या है एक टाइप की टीम हो जाती है जहाँ पे एवरीवन हेल्प, जो हर कोई क्या है एक दूसरे की हेल्प करता है अगर क्या उससे वो काम हो सकता है तो, ठीक है। आउट वेयर एवर दे आर नीडेड, ठीक है, तो अगर उसे लगता है कि हाँ वो यहाँ पे काम कर सकता है या उसकी ज़रूरत है तो वो कर देता है। मेकिंग वर्क मोर फ्लेक्सिबल, इससे क्या होता है वर्क मोर फ्लेक्सिबल बनता है एंड कोलैबोरेटिव बनता है, ठीक है। तो और देखते हैं हम, कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है इसमें क्या हो रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हो अगर आपको वो आता है, आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंस्टेड दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे डिफरेंट टास्क आप कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग और अपने स्किल्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या है कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है मोर डायनेमिक एंड अडेप्टेबल वर्कफोर्स बनने में, ठीक है। देन है वर्सटिलिटी, अब इसमें क्या है वर्सटाइल बन जाते हो आप, मतलब डी जॉबिंग क्या है इंकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो डेवलप करे अपनी ब्रॉडर
स्किल्स को, ठीक है, एंड बिकम मोर वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आना है या आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो अकॉर्डिंग टू आपके नीड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना, नई चीज़ें सीखोगे भी आप, है ना, डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो इससे क्या कहीं ना कहीं आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी और करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी क्या आपको मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। डी जॉबिंग प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को, टीम वर्क को एम्प्लॉय के बीच में। इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट जॉब बाउंड्रीज नहीं है, इसमें क्या है, आपको इंकरेज किया जाता है कि आप वर्क करो टुगेदर, शेयर करो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीव करो कॉमन गोल्स को, ठीक है। ये क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है जो क्या है फोस्टर करती है सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड पर्पस, ठीक है। एफिशिएंसी, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक काम करोगे तो ठीक है, आप वहाँ कर रहे हो, अगर आपको क्या नए नए रोल मिलेंगे या नई नई चीज़ें करोगे आप, तो इसमें क्या आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपको वो काम करना भी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इनोवेशन। डी जॉबिंग इंकरेज करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉय को फ्रीडम दी जाती है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट टास्क को, अप्रोचेस को, ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं तो, ठीक है। नए आइडियाज़ मांगे जाते हैं उनसे, सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं कि अगर आपके सामने ये चैलेंज आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। इनोवेटिव माइंडसेट क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इनोवेटिव माइंडसेट को यहाँ प्रमोट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस बड़ी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। कह रहे डी जॉबिंग क्या है, एम्पावर करता है एम्प्लॉय को, वो क्या है, टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, अपना काम तो कर रहे हैं, बाकी और भी क्या है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि वो कर सकते हैं वो भी करते हैं। ये नहीं है कि वो कन्फाइंड है एक प्री डिफाइंड रोल में कि आपको रोल बता दिया था इतना ही तो वहाँ तक रहो, नहीं। एम्प्लॉय को यहाँ ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो शेप कर सकते हैं अपने खुद का मतलब जो उनको करना है काम, ठीक है। अगर उनको एक्सपीरियंस चाहिए वो भी वो ले सकते हैं एंड परस्यू कर सकते हैं, अगर उनको और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही है ना, अलग अलग काम आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो नाउ अब हम इसकी समरी कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ओवरऑल जो डी जॉबिंग है ना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, कोलैबोरेशन को, एफिशिएंसी को, इनोवेशन को एंड एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं हम जो हमारे प्री डिटरमाइंड रोल होते हैं उनसे हटके हम क्या है और अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड इंटरेस्ट क्या है हम काम करते हैं, ताकि क्या है हम और अपॉर्चुनिटीज़ को क्या है एक्सप्लोर कर सकें और क्या है बिजनेस को, जो बिजनेस है इसके थ्रू क्या है और भी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली रन हो सकता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलेक्शन प्रोसेस, एक्सप्लेन। एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है और इसके वेरियस स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस इज हाउ कंपनी पिक द राइट पीपल टू ज्वाइन देयर टीम, कि कंपनी कैसे राइट पीपल को क्या है पिक करती है अपनी टीम को ज्वाइन करने में या फिर उनकी कंपनी को ज्वाइन करने में। इट इज़ लाइक फाइंडिंग द परफेक्ट फिट फॉर अ पजल पीस, ठीक है, ये परफेक्ट फिट देख रहे हैं अपने लिए, ठीक है। हेयर आर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, हम क्या है इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं, ओके। ऑब्वियसली बात है, पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन। कह रहे जो पीपल इंटरेस्टेड होंगे जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे वो अपना रिज्यूमे, ठीक है, और वो फाइल करेंगे, मतलब जो कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको क्या फिल करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहे हैं इफ़ अ कंपनी इज हायरिंग फॉर अ कस्टमर सर्विसेज रोल, अगर एक कंपनी है वो क्या हायर कर रही है कस्टमर सर्विस रोल के लिए। अब कैंडिडेट जो वहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे इस जॉब के लिए वो क्या है सेंड करेंगे अपना रिज्यूमे और हाईलाइट करेंगे अपना एक्सपीरियंस, अगर उनका एक्सपीरियंस है डील करने, मतलब उन्होंने कस्टमर के साथ डीलिंग में अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो देंगे। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। कह रहे कंपनी गो थ्रू करेगी एप्लीकेशंस को, वो देखेगी विच कैंडिडेट मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, जो जॉब की डिस्क्रिप्शन थी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन क्या है पर्सन फिल कर मतलब ये कह सकते हैं फुल कर रहा है। दे माइट लुक एट थिंग्स लाइक एजुकेशन, वो देखेंगे एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है इफ़ अ जॉब रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री, अगर एक जॉब है उसमें रिक्वायर्ड है कि कॉलेज डिग्री होनी चाहिए, तो अब कैंडिडेट जो विदाउट कॉलेज डिग्री होंगे उनको क्या है आगे नहीं फर्दर प्रोसेस करवाया जाएगा, और जिनके पास कॉलेज डिग्री होगी क्या है उनको और आगे तक नेक्स्ट स्टेप में लेके जाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। अब कह रहे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे वेयर दे मीट विद कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे वो क्या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी सूटेबिलिटी क्या है, वो मतलब अपना वही है ना इंटरव्यू टाइप का होगा। दिस कुड इंक्लूड फोन इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू जो कैंडिडेट है उनसे क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती है और कैसे वो हैंडल करेंगे सर्टेन सिचुएशन को, ये देखा जाता है, ओके। देन असेसमेंट। कह रहे सम कंपनीज यूज असेसमेंट और टेस्ट, क्या है कुछ कंपनी टेस्ट भी लेती हैं, ठीक है, मतलब असेस करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कि कैंडिडेट की क्या स्किल है, एबिलिटी है, पर्सनल ट्रेड्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है फॉर अ सेल्स पोजीशन के लिए, माइट बी आस्क, उससे क्या है बोला जा सकता है टू कंप्लीट अ सेल्स सिमुलेशन एक्सरसाइजेज टू डेमोस्ट्रेट देयर सेलिंग स्किल्स। तो सेलिंग स्किल्स के लिए अगर उसको मतलब सेलिंग स्किल्स कंपनी ने देखनी है तो वो क्या है उनको बोल सकती है कि कंप्लीट किया जाए और सेल्स सिमुलेशन एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस चेक। अब क्या है एम्प्लॉयर में कॉन्टैक्ट विद रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स, तो अगर एम्प्लॉयर है जो वो क्या है कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर किसी ने रेफर किया है, रेफरेंस है कैंडिडेट की वेरीफाई करने के लिए उसकी वर्क हिस्ट्री एंड क्वालिफिकेशन को। दिस कुड इन्वॉल्व रीचिंग आउट
टू द फॉर्मर एम्प्लॉयर। हो सकता है कि फॉर्मर एम्प्लॉयर से बात की जाए या कलीग से बात किया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए, ठीक है, कैंडिडेट के परफॉर्मेंस का और कैरेक्टर का। नेक्स्ट है डिसीजन। अब बेस्ड ऑन द इंटरव्यू असेसमेंट एंड रेफरेंस चेक क्या है, हायरिंग टीम क्या है, डिसाइड करेगी कैंडिडेट को कि क्या वो बेस्ट फिट है हमारी जॉब के लिए या नहीं है। वो कंसिडर करेगी फैक्टर लाइक क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि नहीं थी, एक्सपीरियंस कि जितना हमें चाहिए उतना है, कल्चर फिट एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ विद इन द कंपनी है। नेक्स्ट है ऑफर। अब अगर चूजन कैंडिडेट है, अब जिसे हमने क्या है सेलेक्ट किया, उसको क्या है जॉब ऑफर जाएगा, ठीक है, उसके अंदर डिटेल होगी कि क्या सैलरी है, क्या बेनिफिट है, ठीक है, स्टार्ट डेट क्या है, ठीक है। अगर कैंडिडेट ने एक्सेप्ट किया वो ऑफर तो वो क्या है बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी टीम, कंपनी की टीम का वो पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बोले तो जो सिलेक्शन प्रोसेस थी ये क्या है, इज अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन। हमें क्या है राइट पर्सन ढूंढना है, ठीक है, फॉर द जॉब के लिए। इवैल्यूएट करते हैं हम इसमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस को, स्किल्स को एंड फिट विद द कंपनी कल्चर। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फ्रॉम एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन से ऑफर तक हमने उनको ऑफर भेजा था ना कंपनी वालों ने, तो एप्लीकेशन से ऑफर तक के हमने स्टेप्स देखे थे ताकि हम इंश्योर करें कि जो हम कैंडिडेट चुन के आ रहे हैं वो बेस्ट मैच है हमारे जो जॉब की पोजीशन है उसके लिए। तो एक बार इसकी जल्दी से क्या हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि पहले क्या किया एप्लीकेशन में कैंडिडेट अप्लाई करता है, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या है एम्प्लॉयर रिव्यू करता है एप्लीकेशन को, फिर इंटरव्यू में क्वालिफाइड कैंडिडेट है जो इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर असेसमेंट क्या है, असेसमेंट किया जाता है, टेस्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे स्किल्स को चेक करने के लिए। देन रेफरेंस चेक, अगर कोई रेफरेंस के थ्रू एम्प्लॉय आया है तो वो रेफरेंस को हम चेक करते हैं, ठीक है, मतलब उनसे पूछते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन, फिर डिसीजन लेती है हायरिंग टीम भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अगर सेलेक्ट करना है, डिसाइड कर लिया तो फिर ऑफर भेजा जाता है, और क्या अगर एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर क्या है वो टीम का पार्ट बन जाता है कंपनी के, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। होप आपको इजी लैंग्वेज में समझ आया हो सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।